मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आगरा के डॉक्टर करण सिंह इंटर कॉलेज रहलई में भूगोल प्रवक्ता हूँ। भूगोल विषय के अध्यापन का मुझे पिछले 15 वर्षों से अनुभव है। अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैंने कला वर्ग के 12वीं कक्षा के यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की है, जो कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी काफ़ी लाभप्रद होगा। अध्याय की शुरुआत करने से पूर्व हम आज की बदलती हुई शिक्षा पद्धति का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूल जीवन के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना आज की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए हमने इस कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि बच्चे किताबी सैद्धांतिक ज्ञान को अपने जीवनचर्या में शामिल कर सकेंगे और वैश्विक घटनाओं को अपने भौगोलिक ज्ञान के आईने से देखने में सक्षम हो सकेंगे। बच्चों, हमने 11वीं कक्षा में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक का अध्ययन किया और उसमें हमने भूगोल के भौतिक पक्ष को सीखा, अर्थात किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसकी संरचना कैसी है तथा उस पृथ्वी पर कौन कौन से बल और प्रक्रम कार्य करते हैं। आज हम इस लेक्चर में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसका विषय क्षेत्र क्या है, प्रकृति और मानव के मध्य संबंध कैसा है, इस संबंध से दोनों एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। साथ ही कोरोना महामारी को हम अपने भौगोलिक ज्ञान के आईने से परखने का प्रयास भी करेंगे। बच्चों, अब हम अपनी ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भौगोलिक विकास के इतिहास पर संक्षिप्त नज़र डालेंगे। भूगोल की भौतिक शाखा के साथ साथ मानव शाखा का भी विकास हुआ। धीरे धीरे विद्वानों के मध्य भूगोल के अध्ययन के तार्किक ज्ञान में दो फाड़ हो गए, जहाँ एक वर्ग के विद्वानों ने भौतिक भूगोल के अध्ययन पर जोर दिया, तो ही दूसरे वर्ग के विद्वानों ने मानव भूगोल के अध्ययन पर। इस प्रकार भूगोल में द्वैतवाद का विकास हुआ। द्वैतवाद अर्थात भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के मध्य भूगोलवेत्ताओं के बीच एक वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। परंतु प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य तत्व हैं। दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे भौतिक परिघटनाओं का नामकरण मानवीय रूपों के रूप में किया गया है। जैसे
चक्रवात की आँख। यहाँ आप देख सकते हैं हरिकेन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रचंड चक्रवात है। इसके मध्य में बिंदु रूपी संरचना को चक्रवात की आँख कहते हैं, जो कि मानवीय शारीरिक अंग से प्रेरित है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं परिवहन का जाल किस प्रकार मानव धमनियों की भांति फैला हुआ है। इसके अलावा नदी जहाँ अपना जल गिराती है उसको नदी का मुख कहते हैं। गांव और नगर तथा प्रदेश आदि को भूगोलवेत्ताओं ने जीवित जीवों के रूप में परिकल्पना किया है, क्योंकि इनकी सीमाओं में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए आज द्वैतवाद की परिकल्पना सही नहीं है, बल्कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों का सम्मिलित अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार भूगोलवेत्ता रैटजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार उनकी अमेरिकी शिष्या एलन सी सैंपल ने कहा है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। चूँकि मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का सर्वप्रथम अध्ययन रैटजेल महोदय ने किया था अतः उन्हीं मानव भूगोल का जनक मान लिया गया है। बाद में फ्रांस में ब्लास के नेतृत्व में मानव भूगोल का गहनता से अध्ययन किया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति अर्थात नेचर परिवर्तनशील है, क्योंकि मानव भौतिक पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करके सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे मैदानों में घने अधिवास बनाता है और कृषि करता है, तो पहाड़ों व पठारों का सीना चीर कर तमाम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है और पृथ्वी पर तमाम आर्थिक क्रियाकलाप करता है, जिससे सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्लाइड में एक तरफ भौतिक पर्यावरण के तत्व लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ मानवीय क्रियाकलाप के तत्व लिए गए हैं। जब इन दोनों के मध्य मानव अंतर्क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप सांस्कृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। मानव अपने प्रौद्योगिक ज्ञान अर्थात टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के बल पर पर्यावरण में सदा परिवर्तन करता रहा है। मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था में मानव का प्रौद्योगिकी ज्ञान काफ़ी निम्न स्तर का था, तो वह प्रायः प्रकृति के साथ ही अपना प्राकृतिकरण कर लेता था।
जिसे भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरणीय निश्चयवाद की संज्ञा दी। पर्यावरणीय निश्चयवाद अर्थात मानव का प्राकृतिकरण, यह मुख्यतया मानवीय क्रियाकलापों पर प्रकृति के नियंत्रण को दर्शाता है। इस संकल्पना के महान समर्थक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटज़ल और उनकी अमेरिकी शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल थी। पृथ्वी पर आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां या तो मानव का प्रौद्योगिक ज्ञान असहाय है अथवा वहां की मानव सभ्यता ही आदिम है, जैसे वनों में रहने वाले जनजातीय समुदाय। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार मध्य अफ्रीका के जायरे के घने जंगलों में निवास करने वाले पिग्मी लोग अपना मकान पेड़ों पर बनाते हैं। इसी प्रकार विषम उच्चावच वाले पर्वतीय क्षेत्रों पर लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं। ये आज भी पर्यावरणीय निश्चयवाद के अभूतपूर्व उदाहरण हैं। परंतु मानव भूगोल का जब फ्रांस में विकास हुआ तो वहाँ के विद्वानों ने यह माना कि मानव अपने उच्च प्रौद्योगिक ज्ञान के आधार पर प्रकृति का मानवीकरण करता है। इस प्रकार इन विद्वानों ने यह माना कि प्रकृति मानव के लिए असीम संभावनाएं उपलब्ध कराती हैं, अर्थात प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का नियंत्रण स्थापित होता है। प्रकृति में मानव काट छाट करके उसे अपने लिए उपयोगी बना लेता है। इसीलिए मानव भूगोल की इस संकल्पना को संभववाद कहा जाता है। फ्रांस के भूगोलवेत्ता ब्लास और एक अन्य भूगोलवेत्ता ब्रूंस, जिनका चित्र आप देख सकते हैं, इन लोगों का संभववाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं किस प्रकार मानव अपने उच्च तकनीकी ज्ञान के आधार पर बड़े बड़े निर्माण कार्य कर रहा है। नदियों का प्रवाह मार्ग रोक कर बड़े बड़े बांध बना रहा है। आज आप लोग जो ऑनलाइन कक्षाएं अर्थात डिस्टेंस लर्निंग सीख रहे हैं, ये भी संभववादी संकल्पना से ही संभव हो सका है। परंतु मानव की अधिक महत्वाकांक्षाओं ने आज प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। इसका ताज़ा उदाहरण चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुए कोरोना वायरस के रूप में आप देख सकते हैं। और हम विश्व के इस नक्शे पर यह भी देख सकते हैं कि किस प्रकार इस वायरस का प्रकोप उच्च तकनीकी क्षमता वाले देशों में अधिक दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि अत्यधिक विकसित क्षेत्र हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा
अफ्रीकी देश, दक्षिण अमेरिकी देश, एशियन देश, दक्षिण अमेरिकी और एशियन देश, इनमें कोरोना वायरस का प्रभाव कम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन जिन सभ्यताओं ने उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ किया है, वहाँ ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का अधिकांश आना नितांत अपरिहार्य दिखाई दे रहा है। बाद में अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य एक बीच के मार्ग की खोज की और उन्होंने बताया कि मनुष्य को प्राकृतिक संतुलन के नियमों का अनुपालन करते हुए सतत विकास करना चाहिए। इस प्रकार के मध्यमार्गी संकल्पना को नवनिश्चयवाद कहा गया। टेलर महोदय ने प्रकृति में मानव को एक ट्रैफिक कंट्रोलर की भांति देखा, जो कि ट्रैफिक के गति को नियंत्रित तो कर सकता है, परंतु उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसीलिए नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है, अर्थात स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब है प्राकृतिक संतुलन के नियमों का अनुपालन करते हुए सतत विकास करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक लाइट के माध्यम से टेलर महोदय ने समझाने का प्रयास किया है कि लाल बत्ती ट्रैफिक को रुकने का आदेश देती है, तो नीली बत्ती सावधान और हरी बत्ती जाने का। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रकृति में एक ट्रैफिक कंट्रोलर की भांति है, जो प्रकृति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, परंतु उसकी गति को रोक सकता है और तीव्र कर सकता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं नवनिश्चयवाद के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें सौर ऊर्जा का उत्पादन और दूसरे स्लाइड में बच्चों द्वारा किया जा रहा वृक्षारोपण का प्रयास, ये दोनों उदाहरण नवनिश्चयवाद की संकल्पना को चरितार्थ कर रहे हैं, अर्थात मानव सतत विकास द्वारा अपने संसाधनों का संरक्षण भी कर रहा है और विकास भी कर रहा है। समय के साथ साथ मानव भूगोल की मानवतावादी और कल्याणपरक विचारधाराएं भी विकसित हुई। आज सभी विषयों को अध्ययन का परम लक्ष्य मानव का अधिक कल्याण कराना ही है। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन में स्थानिक एवं कालिक मानवतावादी तथा कल्याणपरक विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। आज कोरोना महामारी के दौरान गरीबों व असहायों को समाज सेवियों द्वारा भोजन उपलब्ध कराना और भारत सरकार द्वारा वैश्विक कल्याण हेतु हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा के निर्यात पर पाबंदी हटा देना,
मानवतावादी और कल्याणकारी भौगोलिक विचारधाराएं ही हैं। इस प्रकार मानव भूगोल के अध्ययन के कई क्षेत्र उभर कर सामने आते हैं, जिनमें सामाजिक भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि महत्वपूर्ण है। वीडियो को समाप्त करने से पहले आज हमने इस अध्याय में जो कुछ भी सीखा उसको संक्षिप्त रूप में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें हमने भूगोल में द्वैतवाद को सीखा, भौतिक व मानव पर्यावरण के मध्य संबंधों को सीखा, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है, इसको सीखा, कल्याणपरक और मानवतावादी नवीन विचारधाराएं इन्हें सीखा, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं इन्हें सीखा। अंत में हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि इस चैप्टर के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों को हल कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।